आणि भगवे कपडे घालून फिरण्याऐवजी जरा मॉडर्न व्हा, आधुनिक व्हा. उद्योग हे आधुनिकतेचे असतात. ते आधुनिक विचार घ्या तर उद्योग येतील. नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। योगी आदित्यनाथ का डंका, निवेश और विकास पर क्यों है शंका, गुंडों माफियाओं पर योगी का एक्शन, किस किस को है टेंशन, स्तर पर जुटे हैं, कैसे यूपी में बड़ा निवेश आ जाए, इसके लिए ताबड़तोड़ विदेशी दौरे हुए। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के मुंबई दौरे से अभी लौटे हैं, जहां उन्होंने रोड शो किए, बिजनेसमैन और फिल्म जगत के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान नोएडा के फिल्म सिटी को लेकर चर्चा हुई, तो बड़े बिजनेसमैन ने भी यूपी में बड़े पैमाने पर निवेश का भरोसा दिया। कुल मिलाकर सिर्फ मुंबई से योगी आदित्यनाथ करीब 5 लाख करोड़ का निवेश लेकर आ रहे हैं। अब एक तरफ योगी आदित्यनाथ मुंबई में निवेश के लिए रोड शो कर रहे थे, फिल्म और उद्योग जगत के लोगों से मुलाकात कर रहे थे, उसी वक्त इस पर सियासत भी हो रही थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव एक के बाद एक ट्वीट कर सरकार पर निशाना साध रहे थे। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में इसे बीजेपी का सियासी हथकंडा बताया। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में क्या लिखा, वो भी हम आपको दिखाते हैं, वो आपकी स्क्रीन पर है। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा, मुंबई में रोड शो करने से पहले भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में बंद हो रहे उद्योगों और कारोबार की दुर्दशा जाने, बड़े पूंजीपतियों को बढ़ावा देना और मध्यम एवं लघु उद्योग और छोटे व्यापारियों को खत्म करना भाजपा की घातक नीति है, जिसके कारण लोगों का काम चौपट हुआ और बेरोजगारी बढ़ी है, बेतहाशा तरीके से बढ़ी है। मसला सिर्फ अखिलेश यादव के ट्वीट तक नहीं था। ये दोनों ट्वीट हमने आपको दिखाए हैं। कांग्रेस के नेता हैं हुसैन दलबई, उन्होंने योगी आदित्यनाथ के कपड़े को लेकर तंज कसा। दलबई ने कहा कि भगवा छोड़कर मॉडर्न बने योगी आदित्यनाथ, तभी यूपी में निवेश आ पाएगा। सुनिए। आणि त्यासाठी वातावरण तयार करा, त्यासाठी रोज काही धर्माच्या आणि ह्याच्या गोष्टी करण्याऐवजी आणि भगवे कपडे घालून फिरण्याऐवजी जरा मॉडर्न व्हा, आधुनिक व्हा. उद्योग हे आधुनिकतेचे असतात. ते आधुनिक विचार घ्या तर उद्योग येतील. अब विपक्ष सियासत कर रहा है, लिहाजा जरूरी है कि आगे बढ़े। उससे पहले योगी की वो अर्थ क्रांति आपके सामने रखें, जिसका बढ़ते यूपी में काफी योगदान है और जिसकी चर्चा हो रही है। तो कुछ आंकड़े आपके सामने बहुत जरूरी है। यूपी की अर्थव्यवस्था का विश्लेषण। भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उत्तर प्रदेश की। देश की कुल जीडीपी में 8% से ज्यादा योगदान अकेले उत्तर प्रदेश का है। 2019 जो लेटेस्ट आंकड़े हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के, इसमें यूपी का दूसरा नंबर है। 2018 से 2022 तक करीब 1,36,500 करोड़ का निवेश यूपी में आ चुका है। 2023 में यानी जो इन्वेस्टर समिट होने वाला है, उसमें अकेले मुंबई से 5 लाख करोड़ का निवेश आ रहा है। देश के 14.20% एमएसएमई की हिस्सेदारी यूपी से है। डीबीटी रैंकिंग की अगर बातचीत करें तो यूपी 85.2 स्कोर के साथ दूसरे नंबर पर है। मार्च 2021 तक 3,880 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स अकेले यूपी से है। 2022-23 में यूपी का एक्सपोर्ट 1,01,555 से ज्यादा करोड़ का था। 2021-22 में यूपी का एक्सपोर्ट 1,56,000 से ज्यादा करोड़ का था। 2020-21 में यूपी का एक्सपोर्ट, वो भी आंकड़े आपके सामने हैं, 1,21,000 से ज्यादा करोड़ का है। तो ये योगी की अर्थक्रांति है, जिसके दम पर बीजेपी ये कह रही है कि इतना ज्यादा विकास, इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट यूपी में कभी आया नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, यूपी में योगी सरकार मिशन प्रिजनर चलाने जा रही है, जिसके चलते कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। मतलब पूरी तरह से साफ है, यूपी अपराध मुक्त हो, यूपी में बड़े पैमाने पर निवेश आए, ये योगी सरकार का सबसे बड़ा एजेंडा है। ऐसे में सबसे पहले उन सवालों पर नजर जिनके इर्द गिर्द राष्ट्रवाद की आज की चर्चा आगे बढ़े। योगी अगर निवेश ला रहे हैं तो अखिलेश यादव को इसमें चिंता क्यों दिखाई देती है, उन्हें डाउट क्यों लगता है? क्या विपक्ष को यूपी में विकास के आंकड़े नहीं दिखाई देते? गुंडे माफियाओं पर योगी के एक्शन से किस किस को टेंशन है? और यहां पर इंटेंट को लेकर सवाल क्यों है? सवाल यह भी कि निवेश के बहाने भगवा पर सियासत क्यों हो रही है? क्या जरूरत है कि योगी आदित्यनाथ के कपड़े को लेकर कमेंट हो? और सवाल यह भी है कि बॉलीवुड बहाना है, क्या असल निशाना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है? चलिए सबसे पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। हमारे साथ शरद त्रिवेदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आकाश जिंदल है, इकोनॉमिस्ट है, स्टूडियो में मौजूद है, जो बताएंगे कि बीजेपी के आंकड़ों में कितना दम है।
अरविंद सिंह पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमसे जुड़े हैं। राजकुमार भाटी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। लोकेश जिंदल साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। प्रेम कुमार जी हमारे साथ बाहर से जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। आप सबका स्वागत है। राजकुमार भाटी जी, मैं आपसे शुरू करता हूं क्योंकि अखिलेश यादव के कल से कई सारे ट्वीट आ गए, कह रहे हैं छोटे बिजनेस खत्म हो रहे हैं, इंटेंट को लेकर सवाल है, फिल्मों के जरिए सियासत हो रही है। सर ऐसा क्यों लगता है? नहीं, ऐसा हो रहा है इसलिए लगता है, लगता नहीं है, ऐसा हो रहा है। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है, मैं केवल एक आंकड़ा आपके सामने रखना चाहूँगा कि 2018 में एक इन्वेस्टर समिट लखनऊ में की गई थी, जिसका बहुत तामझाम से बड़ा शोर शराबा किया गया और बहुत पैसा खर्च किया गया। उसके आयोजन में भी भारी घपला हुआ, जो खूब मीडिया में खबरें आई। उसमें कहा गया कि 4,28,000 करोड़ के MOU साइन हुए हैं, टोटल 1,045 MOU साइन हुए हैं। लेकिन एक साल के बाद जब ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की गई तो उसमें कुल 38,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट के बात कही गई। केवल 4,28,000 करोड़ में से केवल 38,000 करोड़। और ये ऑन रिकॉर्ड भी 28 फरवरी 2019 को विधानसभा में एक सवाल के जवाब में, जो उस समय के उद्योग मंत्री थे सतीश महाना जी, उन्होंने खुद जवाब दिया सदन के अंदर कि हमारे 90 MOU रियलाइज हुए हैं और जिसमें हमें 39,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिला है। तो ये जो मीडिया हेडलाइंस के लिए फालतू की बयानबाजी की जाती है, अब हमारे मुख्यमंत्री जाकर रोड शो कर रहे हैं। कोई अर्थशास्त्री मुझे बता दे, कोई उद्योग का जानकार बता दे कि रोड शो से कौन सा इन्वेस्टमेंट आता है। जो गांव में आते हैं नहीं, वो सामान बेचने वाले टोकरा सिर पे धर के अमरूद ले लो, अमरूद ले लो। अरे आप यहाँ का माहौल सुधारिए। आप एक तरफ तो एक मॉल में, जितना इतना बड़ा इसमें इन्वेस्टमेंट लखनऊ में किया, जो इतना बड़ा मॉल है, इंटरनेशनल जो छवि है जिसकी, उसमें 4 आदमी नमाज पढ़ते हुए दिखाई देंगे तो उस पर आप शुरू कर देते हैं उसका विरोध। तो क्या ऐसे समय में कोई उसमें गेरवे वस्त्र में जो है पैकिंग हो गई है, उस पर आप विरोध कर देते हैं। कहीं उर्दू में अगर प्राइस लिखा हुआ है, उस पर आप विरोध कर देते हैं। तो क्या ऐसे समय में उद्योगपति या व्यापारी आएगा? जी, दो बातें हैं। आपने दो बातों का जिक्र छेड़ दिया। तो एक तो आपने जो बीजेपी आरोप लगाती है तुष्टीकरण का एजेंडा, तो आपने मॉल का जिक्र करके वो भी छेड़ दिया, हिंदू मुस्लिम की भी आपने बातचीत कर दी, एक चीज। और दूसरी चीज ये है, आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ रोड शो कर रहे थे तो कह रहे थे कि अमरूद ले लो, अमरूद ले लो। ये तुलना आपको ठीक लगती है? मैंने शो कर दिया है, ऐसा हुआ है क्या? लुलु मॉल में क्या ये नहीं हुआ? बीजेपी के लोगों ने नहीं किया। मैंने कोई अपनी तरफ से कोई बात जोड़ी है? दूसरी बात, अभी अमेरिका के दौरे, विदेश के दौरे करके आए हैं, यूरोप अमेरिका के देशों में घूमे, एक यूनिवर्सिटी से 35,000 करोड़ का MOU साइन करके आए हैं और उस यूनिवर्सिटी में कुल 25 कर्मचारी हैं। एक छत के नीचे वो यूनिवर्सिटी चल रही है। फर्जी अगर ये करते हैं, 2018 में भी ये हुआ था, एक कोरियन कंपनी थी वर्ल्ड बेस्ड टेक, उससे 90,000 करोड़ का MOU साइन हुआ किया और बाद में पता चला कि उसका भारत में केवल टर्नओवर ही 10 से 25 करोड़ है। ठीक है, आपकी इस बात का जवाब भाटी जी आपकी इस बात का जवाब त्रिवेदी जी देंगे और आकाश जिंदल है। मैं इसमें एक चीज और ऐड करूं, एक चीज मैं इसमें और ऐड करूं। लुलु मॉल का आपने जिक्र किया सर, उस पर बहुत ज्यादा बहस हो चुकी है और मैं उस पर नहीं जाना चाहता, वरना दिशा दूसरी ओर मुड़ जाएगी कि आप लोग बार बार इस तरीके से एक ही पक्ष का फेवर क्यों करते हैं, कि आपकी वोट बैंक की पॉलिटिक्स को वो सूट करता है। मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन एक अभी हमने सोचने का तरीका, दयनीय तरीका, हम एक पक्ष का नहीं कर रहे, हम दोनों पक्ष का कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वहां जाके किया, किसी व्यापारी को आप परेशान करेंगे। अब आप इसलिए एक पक्ष बता रहे हो कि व्यापारी मुसलमान है। व्यापारी है, चाहे किसी जाति नहीं, दिक्कत यह है कि उन्हें लगता है कि आप सिर्फ मुसलमानों का फेवर करते हैं, क्योंकि आपको MY समीकरण की चिंता है। इस देश के नागरिक नहीं है क्या? हिंदू इस देश के नागरिक नहीं है। मुसलमानों को व्यापार न करने, नहीं, बहुसंख्यक इस देश के नागरिक नहीं है, क्यों उन्हें बार-बार चीज किया जाता है? बाकी जो ढेर सारी बातें बताई हैं वो सारे मुसलमान हैं क्या? ठीक है। शरद त्रिवेदी जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोड शो नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे अमरूद ले लो मुंबई में। देखिए, मैं भाटी जी से पूरी तरह सहमत हूं कि उत्तर प्रदेश में उद्योग बंद हुए हैं और लघु उद्योग नहीं, बड़े उद्योग भी बंद हुए हैं। सबसे पहले तो इनका अपना उद्योग बंद हो गया है। पहले उत्तर प्रदेश में क्राइम बहुत बड़ा उद्योग था, करप्शन उद्योग था, कम्युनल वायलेंस उद्योग था, आतंकवाद उद्योग था। ये सारे बड़े 4 उद्योग बंद हो गए हैं
और जो छोटे छोटे उद्योग चला रहे थे गली मोहल्लों में, जो अपना उद्योग चला रहे थे, उनके भी उद्योग बंद कर दिए गए हैं। तो पूरा अंकुश लगा दिया गया है। जो संगठित अपराध है वो खत्म हो गया। आतंकवाद की 6 साल में एक घटना उत्तर प्रदेश में नहीं घटी है। सबसे पहली जरूरत थी उत्तर प्रदेश में हम माहौल बनाए कि साहब यहाँ पे व्यापारी आए, क्योंकि व्यापारी शांति में आएगा। व्यापारी को सुरक्षा चाहिए, व्यापारी को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया। 6 एक्सप्रेसवे बनाए हैं, 17 एयरपोर्ट बनाए हैं, जिनमें से 9 ऑपरेशनल है, बाकियों पे काम चल रहा है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट गौतम बुद्ध नगर में बन रहा है। और तीसरी चीज है कि अब हमें जरूरत है कि हमने जो केंद्र सरकार ने किया है कि जीएसटी लगा दी है। पहले आपको याद होगा कि रोड पे लाठी लेके लोग ऑक्ट्रॉय वसूलते थे, टोल वसूला जाता था, सेल्स टैक्स वसूला जाता था, वैट वसूला जा, वो सारा खत्म हो गया है। जीएसटी नेशनल टैक्सेशन सिस्टम है, ई वे बिलिंग का सिस्टम हो गया है। अब रोड पे रोक के वसूली की कहानी खत्म हो चुकी है। नहीं शरद भाई, हम लोगों को शरद जी, जो भाटी जी ने कहा कि आप लोग ये निवेश का सिर्फ दिखावा है, सिर्फ दिखाने के लिए एमओयू साइन होता है, असल हकीकत कुछ और होती है, और उसको छिपाने के लिए आप लोग हिंदू मुझे नहीं जानकारी है कि कहीं नमाज पढ़ने के लिए भी लाइसेंस देने की प्रक्रिया है क्या? आपकी बात अलग हो सकती है, इनका कहना है आप लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, आप लोगों ने जानबूझकर इश्यू बनाया उसे। मॉल में जो लाइसेंस दिया गया था वहां कोई परमिशन नहीं थी कि किसी जगह आप भोजन के अलावा, सेल के अलावा और एंटरटेनमेंट के अलावा किसी चीज के लिए वहां इस्तेमाल हो सकता है। अगर आप कोई रेस्टोरेंट खोलते हैं तो आप अगर वहां किस चीज के लिए खोला जा रहा है वो आपको देना पड़ेगा। अगर रेस्टोरेंट है तो वहां बार नहीं हो सकता, अगर बार चाहिए तो बार का लाइसेंस। ठीक है, ये अलग अलग है। ये तुलना शरद जी, ये तुलना थोड़ी हजम नहीं हो रही है। ये अलग अलग बातें हैं, दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। आकाश जी, आप कुछ कह रहे थे इन्वेस्टमेंट को लेकर, जो भाटी जी ने आरोप लगाए। ठीक है शरद जी, एक एक बार सभी लोग बोल लें सर, फिर मैं दोबारा आपके पास आता हूं। जो बातें भाटी जी ने कही, आपको भाटी जी के दावे ठीक लग रहे हैं या फिर शरद जी के? हमारे मित्र भाटी जी ने पूछा अर्थशास्त्री का व्यू। मैं एक अर्थशास्त्री हूं, दुनिया भर के टीवी चैनल्स पे आता हूं। हमारे मित्र ने बात कही अमरूद बेचने की। मैं अपने मित्र को पूरी इज्जत के साथ बताना चाहता हूं, दुनिया भर में सारी कंट्रीज या दुनिया भर में बड़ी कंपनीज रोड शोज करती हैं, और रोड शो करके इन्वेस्टमेंट मोबिलाइज करने का दुनिया में चलन है। तो प्लीज आप ग्लोबल कॉमर्स को, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स को समझें। रोड शो करके पैसा आता है और बिल्कुल इस समय आएगा। क्यों आएगा? कुछ चीजें मैं सामने रखना चाहूंगा। इस समय आज हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ आकाश जिंदल या आकाश जिंदल .in नहीं, ग्लोबल एजेंसीज कह रही है 6% एक्सपेक्टेड है, जबकि अमेरिका की, यूएस की मात्र 1%, जर्मनी और इंग्लैंड की -0.6%। कहने का मतलब यह है कि आज जहां दुनिया में रिसेशन है वहां हिंदुस्तान में तेजी है, और यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहार आई हुई है। तो आज समय उसके अनुकूल है, समय उसके उपयुक्त है। तो सबसे पहले भी ड्यू रिगार्ड में कहना चाहूंगा, 2018 से आज कंपैरिजन नहीं हो सकता। आज की टाइमिंग इतनी बढ़िया है कि ग्लोबल मनी हिंदुस्तान में आएगा। नहीं, लेकिन आकाश जी, आप कह रहे हैं कि रोड शो से पैसे आते हैं, रोड शो से इन्वेस्टमेंट आता है। भाटी जी कह रहे हैं वो ऐसा लगा जैसे अमरूद बेचने वाली बात है। बिल्कुल वही मैं बात कह रहा हूं कि मैं अपने मित्र की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। ये दुनिया का दस्तूर है, बड़ी से बड़ी कॉर्पोरेट एंटिटीज रोड शो करके पैसा लाती हैं। तो आज का ये बिजनेस है, आज का ये कॉमर्स है, इसको हमारे मित्र कैसे नकार सकते हैं? दूसरी बात मैंने आपको कही, जब तक आप जाके वहां बताओगे नहीं कि हम आपका साथ देने को तैयार हैं। और आज जो मैं लगातार देख रहा हूं वो ये है कि यूपी के मंत्री वहां गए हुए हैं अलग अलग कंट्रीज में, वहां इन्वेस्टर्स को मिल रहे हैं। और मैं एक इकोनॉमिस्ट 10 सेकंड और चाहूंगा, बिजनेस में अल्टीमेटली काम करता है कंफर्ट लेवल। वो कंफर्ट लेवल डेवलप हो रहा है कि हां आप आइए, हम आपके साथ हैं, हर तरह की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आपको देंगे। ये अल्टीमेटली जब ठीक है, आपने अपनी बातें रखी। मैं लोकेश भाई आपके पास आना चाह रहा था, लेकिन चूंकि इन्होंने भाटी जी का नाम ले लिया। भाटी जी देखिए, अब तो अर्थशास्त्री ने भी कह दिया कि साहब उससे इन्वेस्टमेंट आता है। आपकी जो अमरूद बेचने वाली जो थ्योरी थी वो फेल हो गई। नहीं, मैंने केवल इतना कहा तो पहले मेरी बात को ठीक से समझें। इन्वेस्टमेंट यूपी में आए, उद्योग स्थापित हों, रोजगार मिले युवाओं को, इसमें सबको प्रसन्नता होगी, हमें भी होगी, आपको भी होगी, बाकी सबको भी होगी। मैंने ये कहा कि जो वातावरण बनाने की जरूरत है उस पर ध्यान न देने की बजाय, जब प्रोडक्ट में दम होता है तो लोग गली में भी जाकर ढूंढते हैं दुकान के, ये चीज हमें खरीदनी है। और जो प्रोडक्ट बेकार होता है तो उसे सिर पे रख के आपको लगता है यूपी में दम टोकरा नहीं है? और वो अमरूद अमरूद चिल्लाना पड़ता है। आपको लगता है हम ये कहना चाहते हैं कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अखिलेश यादव जी ने शुरू किया था, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, शानदार एक्सप्रेसवे, और अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने थे उत्तर प्रदेश में 5000 मेगावाट बिजली पैदा होती थी,
उन्होंने जिस दिन कुर्सी छोड़ी 12,000 मेगावाट बिजली पैदा हुई वो देखे नहीं, गए नहीं, भाटी जी, थे। भाटी उसके जी, बाद भाटी माननीय जी। योगी जी ने कोई नया प्लांट विद्युत उत्पादन का नहीं लगाया। भाटी जी, वो आप तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने शरद जी बढ़ाएंगे को नहीं। सुना, वो कह रहे हैं हमने तो और कई सारे, आप तो एक एक्सप्रेसवे बनाकर गए, ये और बनवा दिए। पहली चीज। दूसरी, नहीं, वो अच्छी बात है, उसका स्वागत करते हैं, लेकिन दूसरी उनकी बात, आपको गुणवत्ता यूपी बहुत में खराब दम है। नहीं दिखता है कि इन्वेस्टमेंट उनमें रोज एक्सीडेंट या हो रहे हैं, आपको नहीं उनकी लगता है कि गुणवत्ता- इन्वेस्टमेंट आ रहा है? नहीं, मैंने आंकड़े दिए ना, कोई मेरे आंकड़ों को झूठा बताया? मैंने कहा नहीं 4,28,00,000 करोड़ का दावा किया था, केवल 39,000 करोड़ आया। ठीक है, दावे के आधा का आधार है। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है। ये फर्जीवाड़ा लोकेश जिंदल मैं आपके पास आता हूं। आपके नेता को लगता है कि भगवा रंग का कपड़ा पहन रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, भगवा छोड़ दे, मॉडर्न बन जाए। देखिए, मैं बड़े बड़े अर्थशास्त्री की थ्योरियां नहीं कहूँगा, मैं केवल ये कहूँगा निवेश का काम क्या होता है, निवेश से होता क्या है। निवेश से एक समाज में बदलाव आता है। जैसे निवेश किया गया आईटी में या किसी भी क्षेत्र में, उस समाज में बदलाव आता है, उससे एक नई जीवन शैली निर्माण होती है, नए कौशल आते हैं, नया रोजगार उत्पन्न होता है और समाज में एक नई तरह की जीवन शैली का निर्माण होता है। यह अर्थ होता है निवेश का। अब समाज और अर्थशास्त्र, ये इकोनॉमिक और सोसाइटी, ये आपस में निर्भर होते हैं एक दूसरे पर, इनका बहुत गहरा संबंध होता है। अब अगर आप समाज में कट्टरवाद फैलाएंगे, आप समाज में कट्टरवाद का मतलब ये होता है कि कट्टरवाद किसी भी प्रकार के बदलाव का विरोध करता है कि हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, हम अपनी जीवन शैली में खुश हैं। अगर आईटी कंपनी आ रही है, वो कह रही है कि आपको रात को काम करना है, तो फिर कट्टरवाद कहेगा नहीं, हमें आईटी नहीं चाहिए। अगर वो कोई नया आइडिया, नई फिलॉसफी, नया संस्कृति निर्माण करती है, उसका विरोध करेगा। तो बात यह है कि अगर आप आधुनिकता चाहते हो, आप आधुनिक क्षेत्र चाहते हो, आप आधुनिक निवेश चाहते हो और आप सोचते हो कि समाज जो है कट्टरवाद, रूढ़िवादी समाज रहे, तो ऐसा संभव नहीं है। तो आपको लगता है कि स्टेटमेंट ठीक था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भगवा नहीं पहनना चाहिए? मैं तो कहूंगा, मतलब भगवा से इतना बैर है लोकेश जिंदल? बात भगवे की नहीं है। देखिए, भगवा का इन्वेस्टमेंट से क्या लेना देना लोकेश जिंदल? मैं बिल्कुल, मुझे लग रहा था कि शायद आप इसको डिफेंड नहीं करेंगे। नहीं, मैं तो पूरा डिफेंड आप बिल्कुल उम्मीदों के विपरीत गए। मैं आपको एक बात, ये तो आपकी पार्टी की सोच पर है। जब आपकी पार्टी के नेता जो मंत्री थे वो कहते हैं सैफरन टेररिज्म, भगवा को आतंकवाद से जोड़ते हैं। आप बात की गहराई को समझिए। मैं बिल्कुल गहराई समझ रहा हूं। स्वामी विवेकानंद भगवा पहन कर गए, उनका डंका बजा पूरी दुनिया में। क्या स्वामी विवेकानंद राजनीति में थे? नहीं, वे समाज सुधारक। नहीं तो भगवा रंग का क्या लेना देना लोकेश जिंदल? भगवा रंग का क्या लेना देना? बाबा रामदेव भी पहनते हैं भगवा। कितना बड़ा बिजनेस का उन्होंने एम्पायर खड़ा किया। छोड़ो, एक दूसरे के साथ में बैर बांधना, भगवा से इतना बैर लोकेश जिंदल? प्रोग्रेसिव बनो। भगवे से बैर नहीं है, भगवेधारी जो सोच रखते हैं उससे बैर है, कट्टरवाद से बैर। तो फिर क्या सोच थी चिदम्बरम और शिंदे की? क्या सोच थी जब देश की संसद में उन्होंने कहा था भगवा आतंकवाद शब्द का जिक्र किया था? की अगर मैं बात करता हूं, नाथ संप्रदाय में खुला लिखा हुआ है कि किसी भी प्रकार के नाथ संप्रदाय मुनि का राजनीति या अर्थशास्त्र से कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन आज क्या हो रहा है? लोकेश जिंदल देखिए, लोकेश जिंदल ये बिल्कुल कुतर्क हुआ। लोकतंत्र में जिसको जनता चुनती है वो सीएम या पीएम या फिर विधायक या सांसद बनता है। लोग इतिहास में हमने देखा, ये आप खुलकर भगवा विरोध पर आ चुके हैं। लोकेश जिंदल, आप खुलकर भगवा विरोध पर आ चुके हैं। जर्मनी ने क्या किया? मैं खुलकर कहूंगा, मैं इस चीज का विरोध करता हूं। देखिए, भगवा हमारे लिए बहुत, इसका एक स्पिरिचुअल महत्व है। अगर मैं भगवा धारक की बात करता हूं, मतलब भगवाधारी, आपके हिसाब से भगवाधारी इस देश में किसी राज्य का मुख्यमंत्री और इस देश का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है। देखिए, भगवाधारी मुनि होते हैं, ऋषि होते हैं, वे दूसरे को एक मोक्ष की राह बताते हैं। भगवाधारी राजनीति या अर्थव्यवस्था में नहीं आते। नहीं लोकेश जिंदल, ये आपकी संकीर्ण मानसिकता है। अरविंद सिंह, देखिए राकेश जी, मैं तो उम्मीद कर रहा था कांग्रेस के जो प्रतिनिधि यहां पर हैं कि भगवा को टारगेट करके जो टिप्पणी की गई है उसकी निंदा करते। व्यक्ति की अपनी पसंद है, चाहे जो रंग पहने। और योगी आदित्यनाथ जी तो नाथ संप्रदाय के एक सन्यासी हैं और नाथ संप्रदाय के प्रमुख हैं, तो वो भगवा रंग पहनते हैं। इसे कांग्रेस का एक नेता हुसैन दलवाई उनके भगवा रंग पे कमेंट करता है और यहाँ जो कांग्रेस के प्रतिनिधि उपस्थित हैं वो उसका समर्थन करते हैं। ये शर्मनाक है। राकेश जी, केवल हिंदुओं के रंग पर, हिंदुओं के मानक बिंदुओं पर और हिंदू संतों पर ही कोई टीका टिप्पणी कर सकता है? क्या कांग्रेस के नेता की किसी की हैसियत है कि किसी अन्य धर्म पर, या मैं नाम लेकर कहूं तो इस्लाम पर
पर ये टिप्पणी करेंगे? कदापि नहीं करेंगे। कांग्रेस का इतिहास रहा है हिंदुओं को अपमानित करना, हिंदुओं को शर्मिंदगी दिखाना, और इसका उदाहरण 1947 से लेकर आज तक है। आपने धर्म के नाम पर देश को बांटा, देश के बंटने के बाद एक खास समुदाय को धार्मिक स्वतंत्रता ज्यादा दी, हिंदुओं के हाथ आपने बांध दिए। राम जन्मभूमि पर आपका रवैया पूरे देश ने देखा, और शाहबानों के केस में जब इस देश का सर्वोच्च न्यायालय फैसला दिया तो कांग्रेस को यह लगा कि एक मुस्लिम धर्म के ऊपर कैसे सर्वोच्च न्यायालय टिप्पणी कर सकता है, उसकी हैसियत क्या है, तो आपने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को भी पलट दिया। ये बहुत शर्मनाक बात है। किसी के रंग पर और किसी के धर्म पर, किसी के पंथ पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए। ठीक है। दूसरा, आलोक जी कह रहे थे कि नाथ संप्रदाय में लिखा है कि उसके सन्यासी को क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए। नाथ संप्रदाय का सन्यासी कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा, इसको तय करने के लिए नाथ संप्रदाय सक्षम है। उसको कांग्रेस के प्रतिनिधि से और कांग्रेस के प्रवक्ताओं से सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। मैं लोकेश भाई आप जवाब दीजिएगा, लेकिन प्रेम कुमार ने अभी तक कुछ नहीं बोला है। प्रेम जी, आपको भी लगता है जो लोकेश जिंदल ने कहा? मैं इसके बाद यूपी में अपराध मिशन प्रिजनर पर भी चर्चा करूंगा, जो कहा गया है ब्रिजेश पाठक की ओर से, लेकिन उससे पहले प्रेम कुमार, क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भगवा छोड़ देना चाहिए? सारी समस्या भगवा रंग में है। देखिए राकेश जी, अरविंद जी कह रहे थे कि कोई दूसरे धर्म पर बोलने की हिम्मत रखता है। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने तो बोला था। अरे इनकी पार्टी के नेताओं ने क्या किया? उनको फ्रिंज एलिमेंट बता दिया। वो फ्रिंज एलिमेंट है। उन्होंने कहा था, भाई नुपुर शर्मा ने कहा था, तो उस समय अरविंद सिंह जी चुप रह गए। उन्होंने नुपुर शर्मा के पक्ष में आवाज नहीं उठाई, अपनी पार्टी को नहीं कहा कि भाई जो बोल रहा है उसको फ्रिंज एलिमेंट क्यों बोल रहे हैं। लेकिन आज वो दूसरी ओर उंगलियां दिखा रहे। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये भगवा पर नहीं है। आप जो लगातार हेडलाइन दिखा रहे हैं, प्रेम कुमार, प्रेम जी आप अपनी बात पूरी करिएगा सर, मैं नहीं बीच में आना चाहता था। एक तो योगी का डंका, निवेश पर शंका, और दूसरा गुंडे माफियाओं पर एक्शन। किसे है टेंशन? 6 साल बाद भी अगर ये टेंशन है बना हुआ उत्तर प्रदेश में, गुंडे मवालियों का आतंक बना हुआ है, तब तो ये हेडलाइन है। 6 साल में नहीं हटा सके गुंडे मवालियों का आतंक, तो आज टेंशन नहीं होगा समाज को? समाज को टेंशन हो रहा है। ये निवेश की बात करते हैं। निवेश तो 2 साल पहले। प्रेम जी मैं एक चीज, आप अपनी बात पूरी करिएगा सर। मैं एक बार बीच में कुछ ऐड कर दूं। आपने नुपुर शर्मा का जिक्र किया, मैं नहीं उधर जाना चाहता था। आप बिटवीन द लाइन्स छोड़ देते हैं सर। नुपुर शर्मा ने क्या कहा, भारतीय जनता पार्टी की क्या प्रतिक्रिया रही उस पर, यह उनका विषय, वो देखें। लेकिन उसके बाद देश में क्या हुआ सर, आप उस पर बोलते नजर आए क्या? सरतन से जुदा किनारे लगे, नुपुर शर्मा का घर से निकलना मुश्किल हो गया, उस पर आप नहीं बोलते हैं सर। देखिए आप तो भारतीय जनता पार्टी पर है, मैं आपसे क्यों प्रश्न करूं? लेकिन जो बात मैंने रखी, जो अरविंद जी ने जो कहा, मैंने वो प्रश्न रखा। नहीं तो बोलिए ना सर कि उसके बाद जो हुआ वो भी गलत था। प्रेम जी मैं आपको निष्पक्ष मानता, अगर आप ये कहते कि उसके बाद जो हुआ वो भी गलत था, नहीं होना चाहिए था देश में ऐसा, तो प्रश्न आए, आप वो लाइन छोड़कर चले गए। आप अपने शब्द मेरे मुंह में नहीं डाल। नहीं मैं बिल्कुल नहीं डाल रहा हूं, मैं सिर्फ कह रहा हूं आपको उस पर भी बोलना चाहिए था कि उसके बाद देश में क्या हुआ। आप उस पर बोलते हुए नजर नहीं आए प्रेम कुमार। पांडे जी मुझे क्या बोलना चाहिए? मैं बोल रहा हूं कि ये जो पूरी डिबेट है निवेश को लेकर के, ये निवेश का जो सपना दिखाया जाता है, झूठ बोला जाता है। आ जाए ना 10 लाख करोड़ उत्तर प्रदेश, वाकई क्यों 40 लाख लोग उत्तर प्रदेश से बाहर जाकर के काम करेंगे? क्यों 40 लाख लोग आज भी उत्तर प्रदेश से बाहर काम कर रहे हैं? क्यों पूरे देश में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य में उत्तर प्रदेश है? किसने कह दिया कि देश में सबसे पिछड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है? जरा अगर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन हो, सुनिए प्रेम कुमार जी अगर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन हो, कुछ आंकड़े हमने सर आपको रखे हैं, कुछ आंकड़े हमने रखे हुए हैं, और वो आंकड़े टाइम्स नाउ नव भारत के नहीं है, तो उन आंकड़ों को जरा देखा करिए सर। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं, डिबेट ओपन कर रहा हूं, क्रॉस करेंगे तो एक दूसरे को सुनते हुए बड़ी मर्यादा के साथ। सर ठीक है ना, आप तब तक पढ़ते रहिए स्क्रीन पर जो चल रहा है, पढ़ते रहिए सर। भाटी जी आप कुछ कह रहे हैं, फिर लोकेश भाई आपके पास आता हूं। नहीं, आपके जो आंकड़े हैं उनके बारे में तो मैं केवल इतना कह सकता हूं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। अभी 2020-21 साल के जो विकास दर के आंकड़े आए हैं उनमें उत्तर प्रदेश का नंबर 19वां है,
और 19वां भी ऐसा नहीं है कि 1-2 पॉइंट से नीचे है। सबसे ज्यादा जो विकास दर है वो आंध्र प्रदेश की है, जो कि 11.43 है, 11.43, और उत्तर प्रदेश की है 4.24। इतना अंतर है, 3 गुने से भी कम है। ठीक, तो कहां से है उत्तर प्रदेश का? और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की हालत यह है कि मुख्यमंत्री के खुद के शहर में, गोरखपुर में, एक व्यापारी जो होटल में ठहरा हुआ है, उसे पुलिस पीट पीट के मार देती है। और अभी पिछले महीने की घटना है यही ग्रेटर नोएडा की। ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल शहर है। भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी को एक गुंडे भर के आए गाड़ी में, बीच सड़क पर गाड़ी रोकी दिन में, और उसके हाथ पैर तोड़ के चले गए, उसके पैर तोड़ दिया, अभी भी अस्पताल में है। ये कानून व्यवस्था ठीक है। मैं इस पर अलग से भी आपसे बातचीत करूंगा। एक मिनट रुक जाइए। शरद त्रिवेदी जी लगातार कुछ कहना चाह रहे हैं। आकाश जी मैं आता हूं प्लीज। फिर इसके बाद मैं कुछ आंकड़े दिखाऊंगा मिशन प्रिजनर को लेकर, उसकी चर्चा भी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन शरद जी आपका जवाब, फिर लोकेश भाई आपके पास आता हूं। राकेश जी, ये जो भगवा पे बात हो रही है, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस शायद इस बात पे माफी मांग रही है कि इनके 50 साल में निवेश उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, क्योंकि इनके लोग जो है वो आधुनिक कपड़े पहने नहीं उन्होंने। क्योंकि मुझे नहीं याद है कि पहले से आखिरी मुख्यमंत्री तक, एनडी तिवारी तक, किसी ने इनके जो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, किसी ने आधुनिक कपड़े पहने। और जो सर्वोच्च, जो सबसे आधुनिक देश माना जाता है, या जो हमारे पहले जो हमारे यहाँ राज करते थे, उनके जो राजा हैं वो तो स्कर्ट पहन के घूमते हैं। तो ये राहुल जी कब स्कर्ट पहन के घूमेंगे ताकि ये प्रधानमंत्री बन जाए? तो इस तरह के अनर्गल बातों की जगह अगर हम लोग अकल की बात करें, हीरा नंदानी ग्रुप के चेयरमैन ने ये बात कही है। हीरा नंदानी ग्रुप के चेयरमैन ने ये बात कही है कि साहब, पहले हम लोग डरते थे उत्तर प्रदेश में निवेश करने से, लेकिन अब जो हमने माहौल पिछले 5-6 साल में देखा है, हम लोग उत्तर प्रदेश में निवेश करने जा रहे हैं। उन्होंने टीवी में डिबेट पे, कल उनका इंटरव्यू आया था, उन्होंने ये बात कही है। उनको भाजपा ने खरीद नहीं लिया है। ये 1.5 लाख करोड़ की कंपनी के मालिक हम लोग उन्हें खरीद नहीं सकते हैं। ये आज की सच्चाई है। ठीक है। आपने अपनी बात रखी। लोकेश जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, और इसके बाद जरा मिशन प्रिजनर मुख्तार अंसारी और किस तरीके से बाहुबलियों पर क्या एक्शन की तैयारी है, वो ग्राफिक्स निकाल के रखिएगा। उस पर फिर भाटी जी से मैं बातचीत करूंगा। ठीक है लोकेश भाई। देखिए मैं चाहूंगा शरद जी 2 मिनट कोई टोके ना, तो मैं अपनी बात पूरी कंप्लीट कर सकूं। देखिए, निवेश किस तरह का है ये बहुत जरूरी होता है समझना। अगर हम निवेश की बात कर देते हैं कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर ही बन रहा है या फिर बाहर से पैसा लग रहा है, उससे रोजगार उत्पन्न नहीं होगा। रोजगार उत्पन्न होता है कौशल से, शिक्षा से। एक मिनट चाहिए। रोजगार उत्पन्न होता है कौशल से, शिक्षा से। और अगर हम कहते हैं कि इस तरह का निवेश जो है उत्तर प्रदेश में आएगा, तो उसके लिए समाज का सुधार करना बहुत आवश्यक है। नहीं लोकेश जी, लेकिन आप लोगों के इंटेंट में सवाल है ना सर। आप कहते हैं भगवा छोड़ दे, मॉडर्न बन जाए, ये दकियानुसी सोच आपको नहीं लगती है? अपनी सोच मॉडर्न की। आपके नेता फिर मुझे जाना पड़ेगा उधर। गीता की तुलना जिहाद से करते हैं। आपके गुजरात के 3 विधायक कहते हैं कि मुस्लिम ही सब कुछ है हमारे लिए। राहुल गांधी कहते हैं कि कांग्रेस तो मुस्लिमों की पार्टी है। मनमोहन सिंह कहते हैं कि देश के संसाधनों का पहला हक अल्पसंख्यकों का है। फिर ये डिबेट उधर चली जाएगी सर कि आपका विरोध असल में कहां पर है? आप मुझे एक बार, आज मैं अगर निवेशक हूं, मैं जानता हूं कि बजरंग दल के एक्टिविस्ट कभी भी आके मेरे मॉल में तोड़फोड़ कर सकते हैं और राजनीति कुछ नहीं कर पाएगी, तो मैं क्यों मतलब भगवा में दिक्कत है ना? भगवा से निवेश नहीं आ रहा है। बात यूपी में निवेश नहीं आ रहा है क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने भगवा पहन रखा हुआ है। कानून व्यवस्था आधुनिकरण रहेगा या कट्टरवाद रहेगा? ठीक है। आपको भगवा में कट्टरता नजर आती है सर? नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं ना जिस तरह से भगवा को माध्यम। आकाश जी रुक जाइए, अभी इन्वेस्टमेंट का मसला नहीं है सर। नहीं अरविंद जी, आपका एक टेक, भगवा में कट्टरवाद है। देखिए, इसके बाद ग्राफिक्स। कांग्रेस हमेशा से कहती है कि भगवा में कट्टरवाद है, और कांग्रेस का जब शासन था तो हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ने की कोशिश कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो इसमें कहीं भी दो राय नहीं है। जहां भी मौका मिलता है हिंदुत्व को और भगवा को अपमानित करने का काम कांग्रेस करती है, और वही काम हुसैन दलवाई ने किया है, और उसकी वकालत यहां कांग्रेस के मौजूद प्रतिनिधि कर रहे हैं। मैं केवल एक ही चीज कहना चाहता हूं राकेश जी, आज डिबेट उत्तर प्रदेश के विकास पर है। 50 वर्षों तक शासन रहा कांग्रेस का और बाकी दलों का, केवल 12 मेडिकल कॉलेज होते थे। आज उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने ठाना है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। मेरे मित्र लोकेश जी कह रहे थे विकास के लिए शिक्षा जरूरी है, तो क्या जो 70 जिले, 65 जिले जो यूपी के हैं, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनेगा तो वहां शिक्षा नहीं मिलेगा? पहले उत्तर प्रदेश में सड़कें नहीं होती थी। अभी हमारे बीजेपी के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने बताया कि 17 एक्सप्रेसवे बने हैं, तो और हर जिले को नेशनल हाईवे से, एक्सप्रेसवे से जोड़ा जा रहा है। ठीक। और
उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा स्टेट हो गया है जहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। उत्तर प्रदेश उन राज्यों में से है जिसने ठाना है कि हर जिले का अपना एक प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है, जिसने ठीक है। नारा लोकेश दिया है लोकेश भाई मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। आकाश जी सिर्फ 15 सेकंड, आकाश जी सिर्फ 15 सेकंड, फिर लोकेश जी रुक जाइए ना सर, एक मौका नहीं मिला। आकाश जी देखो, इन्वेस्टमेंट का मामला है, सभी पार्टियों की मैं इज्जत करता हूं। मेरे दोस्त ने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर से इन्वेस्टमेंट नहीं आती। ये किस तरह का मजाक कर रहे हैं मेरे दोस्त? ये किसने कहा? हमारे मित्र ने कहा। अभी चाइना की ग्रोथ स्टोरी दुनिया पढ़ती है। आइए मेरे मित्र, आपको आमंत्रण देता हूं, पढ़िए इंफ्रास्ट्रक्चर ने क्या कमाल किए हैं, और वो कमाल यूपी में हो रहा है। और दूसरा और डेटा दे दूं, बात इन्वेस्टमेंट की हो रही है। ग्लोबल एजेंसीज कह रही है, आकाश इंदल नहीं कह रहा, 2035 में 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकॉनमी हमारी बनने वाली है। 10 दिन पहले मुझे कंप्लीट करने दिए। 2027 में 3rd बिगेस्ट इकॉनमी हम बनना वाले हैं। अगर माहौल खराब है तो ये सारी ग्लोबल एजेंसीज ये डेटा क्यों दे रही है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा रैंक बढ़ता जा रहा है। बड़े से बड़े फॉर्च्यून 500 कंपनियां यहां पे आ रही हैं। मैं सभी धर्मों की, पॉलिटिकल पार्टियों की इज्जत करता हूं। इकोनॉमिस्ट की बात भी सुन लीजिए। मेरा तो किसी पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज हिंदुस्तान में बड़ा से बड़ा इन्वेस्टर आ रहा है और वो डेटा में दिख रहा है। 6% जीडीपी ग्रोथ, रोल मॉडल इकोनॉमी। ठीक है आकाश जी, आपने कहा, आकाश जी आपने अपनी बात रखी, सिर्फ बहुत छोटा जवाब, बहुत छोटा जवाब मुझे आगे स्विच करना। एग्जांपल दूंगा। समृद्धि महामार्ग हाईवे बना है महाराष्ट्र के अंदर, जिसपे 55,000 करोड़ की लागत लगी है, और उस पर वो पूरा मॉडल आंकड़े पर भेज है कि इसके ऊपर जो है रोज 35,000 गाड़ियां जाएगी। लेकिन ऑलरेडी एक नेशनल हाईवे अवेलेबल था, नेशनल हाईवे 6, जहां पर हर रोज गाड़ियों का आना जाना है केवल 14,000 दिन का। अब मुझे बात बताइए, ये जो पूरा मॉडल बना है 55,000 करोड़, इसका मतलब प्रति एकड़ पे 1.1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, और उसका रियलाइजेशन करने में कम से कम 10 से 15 साल लगेंगे महाराष्ट्र की सरकार को। और इसका इतना ज्यादा मुआवजा है कि रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ेगा, लेकिन इसको क्या ग्लोरीफाई किया गया? हिंदू हृदय सम्राट। देखिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर, अरे जब गाड़ियां नहीं होगी सड़क पे चलने के लिए तो क्या करेंगे गाड़ियों का? डेफिसिट पे लेके जा रहे हैं। बिल्कुल इकोनॉमी का, बैठिए मेरे साथ, जो है इंफ्रास्ट्रक्चर आप बनाएंगे वो सरप्लस में लेके जाते हैं स्टेट को। डेफिसिट कैसे क्रिएट होता है? डेफिसिट तब क्रिएट होता है मेरे दोस्त जब करप्शन होती है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक। बुलडोजर चलने पे अगर मतलब बुलडोजर का कोई कानून है, हमारी आईपीसी में कोई धारा है कि किसी के जिसकी मर्जी हो सरकार बुलडोजर चला दे? हमारे पड़ोस का जिला है बुलंदशहर। नहीं, कोर्ट ने, मैं रोक रहा हूं, एक मिनट अरविंद जी, एक मिनट मैं बताता हूं। नहीं, आपका जब नंबर आएगा तो आप बोल लेना, अभी मैं अपनी बात कह दूं। आप खूब तसल्ली से बोलना, और आपके किसी के बीच में हम बिल्कुल बोले नहीं होंगे। बराबर का जिला है बुलंदशहर। एक एसडीएम ने एक बढ़ई से उससे वो फर्नीचर बनवाया, और जब उसने फर्नीचर के पैसे मांगे तो उसके घर पर बुलडोजर चला दिया। क्या इस पर ऐतराज ना करें? क्या इस पर विरोध ना करें? कानपुर देहात के एक जिले में एक गरीब परिवार जो 35 साल से रह रहा था, वो जब मजदूरी करके लौट के आया तो उसका घर गायब था, बुलडोजर चला के गिरा दिया। अरे आप माफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करिए, अपराधियों के खिलाफ करिए, लेकिन जब सरकार खुद माफिया जैसा व्यवहार करने लगे, जो टीएन सेशन से पहले बूथ कैप्चर होते थे, बूथ कब्जा के जबरदस्ती वोट डाली जाती थी, वो काम नहीं। अब या तो मैं चुप हो जाऊं, आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? आप खूब भारतीय जनता पार्टी की प्रशंसा करना और आपका नंबर मिल जाएगा, लेकिन हमें तो बोलना है तो जब हमारा नंबर है तो बात को बार-बार बीच में उतावले क्यों हो रहे हैं? एक मिनट मैं कभी किसी बात को दोहराता नहीं हूं, मैं इंटरप्ट करता हूं। मैं फर्जी बात नहीं करता, 15 सेकंड आंकड़े के साथ बोलता हूं। भाटी जी एक मिनट, 15 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए, फिर आप अपनी बात रखिएगा। मैं कहना ये चाहता हूं कि वर्तमान सरकार खुद माफियाओं जैसा व्यवहार कर रही है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में लोगों से पर्चे छीन छीन के फाड़ दिए गए, नॉमिनेशन दाखिल करने नहीं दिए गए। अभी उपचुनाव हुआ है, उपचुनाव हुआ विधानसभा का, रामपुर में पुलिस लगा के लोगों को वोट नहीं डालने दे दिया, जो पहले गुंडे करते थे। अपनी बात रखिएगा। भाटी जी से एक सवाल मेरा है, भाटी जी अभी चुनाव बीता है विधानसभा वाला, एक मिनट में आता हूं, चलो जी सीधे आपके पास आऊंगा। अभी चुनाव बीता है भाटी साहब, आप लोगों ने बुलडोजर को खूब मुद्दा बनाया, क्या हुआ सर यूपी में? नहीं, क्या हम रिजल्ट से ही ये तय करते हैं कि कौन आदमी गलत है कौन सही है? नहीं, कोर्ट ने तो ये कहा ना कि अगर अवैध अतिक्रमण है तो वो बुलडोजर सही हटता है। मेरे पास, अच्छा ये बताइए कोर्ट ने ये कहा कि नहीं कहा? मेरे पास आंकड़े हैं, एक तरफ 80% पोल हुआ, एक तरफ 8% हुआ। नहीं, आपकी बात सारी सही हुआ है कि मुझे भाटी जी एक चीज बता दीजिए, पुलिस ने वोट नहीं पड़ने दिया। आपकी बात भाटी जी एक चीज बता दीजिए, कोर्ट ने क्या कहा कि अवैध अतिक्रमण बुलडोजर से ही हटता है, ये कहा कि नहीं कोर्ट ने?
कोर्ट के तो मैं 50 फैसले बता दूंगा आपको जो सरकार के खिलाफ हैं। 50। एक डॉक्टर कफील अहमद है। नहीं, आपकी बात ठीक है, मैं कह रहा हूं ये कोर्ट ने कहा कि नहीं लगाया, ये बुलडोजर वाली बात कोर्ट ने कहा जरूरत ही नहीं थी, गलत लगाया गया। अभी एक पत्रकार आंध्र प्रदेश के अभी रिहा हुए हैं, उसके लिए कोर्ट ने कहा कि इसके कोई भी एक भी शब्द नहीं, आपकी बात ठीक है, ये कोर्ट ने कहा कि नहीं कि अवैध अतिक्रमण बुलडोजर से ही हटता है, ये कहा कि नहीं कोर्ट ने? कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि जिसकी सनक उठे उसको गिरा दो, राजनीतिक विरोधियों को गिरा दो, जो आपके खिलाफ चुनाव लड़े उसके बिल्डिंग पर लगा दो। अन्याय के लिए नहीं है। अरविंद जी आपकी बात, फिर मैं शरद जी का सीधे रुक करूंगा। देखिए मैं 20 सेकंड में अपनी बात पूरी करूंगा। सरकार के द्वारा माफिया का सपोर्ट क्या होता है, मैं एग्जाम्पल देके बताता हूं। जब आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उस समय के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को फोन करके धमकाया था और वो वायरल हुआ था कि तुमने खनन माफिया के खिलाफ एफआईआर क्यों किया, तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी, तुमने उसको छोड़ क्यों नहीं दिया। भाटी जी इसको कहते हैं माफियाओं का सरकार के द्वारा समर्थन। और दुनिया जानती है, दुनिया जानती है कि उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर में नंबर 1 स्टेट है। आप उत्तर प्रदेश पे लॉ एंड ऑर्डर के मामले में उंगली नहीं उठा सकते हैं। नहीं, ये आंकड़े कहां से आपने देखे थे ना कैसे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को धमकाया था कि तुमने खनन माफिया के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं किया। मैं सही हूं या गलत हूं, भाटी जी आप इतना बता दीजिए। ठीक है, आप एक साथ जवाब दीजिएगा भाटी जी, शरद जी की भी बात हो जाए, एक साथ जवाब दीजिएगा। शरद जी ये जो मिशन प्रिजनर की बात है ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं सर आप लोग? भाटी जी कह रहे हैं कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा का हिस्सा है और आप अपनी राजनीतिक दुश्मनी निकालते हैं इसके जरिए। देखिए, जो अपराध में समाजवादी पार्टी का जब नाम लिया जाता है स्वर्ण अक्षरों से अपराध पहले आता है। जब 93 में माननीय मुलायम सिंह जी के संरक्षण में पहली मीटिंग हुई थी असेंबली में तो 28 विधायक, ये मैं विधानसभा की बात कर रहा हूं, विधानसभा के बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, 28 विधायक विधानसभा से अस्पताल चले गए थे, इतनी अच्छी बहस हुई थी। बहन जी के ऊपर हमला इन्होंने किया। लखनऊ में जो ये एक एक किस्सा बता रहे हैं गांव गली का, मैं लखनऊ में हजरतगंज के दरोगा को इनके माननीय कार्यकर्ताओं ने उनकी अपनी गाड़ी में बैठा के पूरे हजरतगंज में घुमाया था। डीएसपी को गोली मारी गई है। आप मुझे बता दीजिए कि पिछले 6 साल में एक विदाउट एक्सेप्शन कोई इसका आप बता दीजिए कि एक भी आतंकी घटना उत्तर प्रदेश में घटी? क्यों नहीं घटी? इनको जब लखनऊ में जो एसटीएफ का ट्रेनिंग सेंटर खुला था तो किसी को कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन जैसे देवबंद में खुलने की बात हुई फौरन साहब ये तो एक धर्म के खिलाफ है। क्यों? आपने जब लखनऊ में खोला तो हिंदू धर्म के कितना खिलाफ था। उसके बाद इन्होंने लुलु मॉल में किसी मुसलमान ने नहीं कहा कि साहब वहां नमाज पढ़ने दिया जाए, किसी मुस्लिम समाज के शीर्ष नेता ने नहीं कहा। ये सिर्फ हमारे जो सेकुलर पार्टियां हैं वो आ गई थी कि साहब लुलु मॉल में अगर नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा तो हमारे देश में जो है खतरा हो जाएगा, जो सांप्रदायिक सौहार्द खत्म हो जाएगा। यही कारण है आज जिस वजह से इनको जनता ने पिछले 8 साल में 4 चुनाव हरवा के इनको घर में बैठा दिया है। आज जनता घर में बैठी हुई है, नेता सड़क पे घूम रहे हैं। इसका मतलब देश में कुछ अच्छा हो रहा है, प्रदेश में कुछ अच्छा हो रहा है। 1.5 लाख करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश में हो चुका है, जिसमें 85 लाख जो है वो अन्य क्षेत्रों में है और 97 लाख के करीब जो है वो डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक और आईटी टेक्नोलॉजी में हुआ है। ठीक है, ये जिस चीज की कल्पना अब हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में AK-203 राइफल बनने की, जिसका राइफल बननी आज से 8 साल पहले शुरू हो गई थी। करार हुआ नहीं था, कांग्रेस सरकार ने पहले शुरू कर दी थी आज से 8 साल पहले। अब करार हुआ है, वहां जमीन ली गई है अमेठी में और उसके काम शुरू हुआ है। ये जो 2 इंजन की सरकार है, पहले राज्य सरकार मांगती थी जमीन, तो जब केंद्र सरकार जमीन मांगती थी एयरपोर्ट के तो राज्य सरकार नहीं देती थी। ठीक है, आपकी बात हुई, एक साथ एयरपोर्ट जवाब ले लेता हूं, शरद जी जवाब ले लेता हूं। अब दोनों तैयार हुए 5 साल के अंदर। इस साल 15 दिसंबर को वहां हवाई जहाज लैंड करवा दिया जाएगा। ये होता है निवेश। ठीक है, ठीक है, आपकी बात हो गई। भाटी जी दोनों लोग की बात का जवाब। नहीं, एक तो अरविंद जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश अपराध के मामले में, मतलब अपराध कंट्रोल के मामले में नंबर 1 है। ये आंकड़ा कहां से, इसका सोर्स बताइए आप। राकेश जी, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अरे फिर आप बीच में बोलने लगे। आप कैसी डिबेट करते हैं? मैंने तो आपकी बात शांति से सुनी। प्रश्न किया उसका जवाब मैं पूछ रहा हूँ आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। जो केंद्रीय रिकॉर्ड अन्वेषण ब्यूरो है, केंद्रीय अपराध नियंत्रण ब्यूरो है,
उसके रिकॉर्ड आप उठाएंगे तो उत्तर प्रदेश में तो अपराध बढ़े हैं। आपने कहा दूसरी बात, कि नहीं चिल्लाने से सरकार काम के नहीं द्वारा चलता। माफिया का समर्थन क्या होता है। मैंने एक एग्जाम्पल देकर बताया कि जब आपकी सरकार थी तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फोन करके उत्तर प्रदेश के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को धमकाया कि तुमने खनन माफिया के खिलाफ एफआईआर क्यों किया। ये बात सही है या गलत है, आप बताइए। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, भाटी जी का जवाब हो लेने दीजिए। मैं इस तरह की डिबेट नहीं करता, क्योंकि इसका आपके कोई पास एक मिनट फायदा सुन नहीं लीजिए होगा। सर, हो गया ना, आपने अपनी बात दोबारा भी रख दी। दर्शकों प्लीज। की कुछ समझ में नहीं भाटी आएगा, जी। आप भी चिल्लाते रहे, मैं भी चिल्लाता रहूं, आप अपनी बात आप पूरी अपनी कह बात लें, रखिए, फिर मैं कोई नहीं, अपनी कोई बात। नहीं बीच में इंटरप्ट करेगा, आप अपनी बात रखिए। पहली बात तो ये कि अपराध उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं, रिकॉर्ड, सरकारी रिकॉर्ड ये बताता है। दूसरा, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे समाजवादी पार्टी में अपराधियों का बोलबाला था। आपके ये एडीआर की रिपोर्ट है कि आपकी पार्टी में 124 विधायक आपराधिक रिकॉर्ड वाले हैं और 22 मंत्री आपराधिक रिकॉर्ड वाले हैं। आपके मुख्यमंत्री के खिलाफ 12 मुकदमे थे, आपके उप मुख्यमंत्री के खिलाफ 14 मुकदमे, आपके केंद्रीय गृह मंत्री हत्या के आरोपी रहे हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हत्या के आरोपी हैं, आज भी मुकदमा चल रहा है। उनके बेटे ने किसानों को रौंद दिया। आप अपराध की बात करते हैं, अपने गिरेबान में झांकेंगे भाटी जी, तो शर्म समाजवादी आएगी। पार्टी के कितने विधायक, और जब सरकार में थे अखिलेश यादव तब कितने मंत्री थे? ये बताना, मैंने इनका बता दिया, किसी पर इनके नहीं था। 124 आप विधायक बता दीजिए ना, अपराधिक किसी पर नहीं था। प्रश्न आप बता दीजिए किसी पर नहीं था मुकदमा। नहीं, आपने ये नहीं सुना जो मैंने बीजेपी का बताया। मैं वो भी सुन रहा हूँ, पहले इसका जवाब ले लो। मैं वो भी सुन रहा हूँ। जब बीजेपी के तो वो जवाब देंगे ना, वो शरद जी, अरविंद जी जवाब देंगे। भाटी जी, वो शरद जी जवाब देंगे। बीजेपी के प्रवक्ता को करने मैं दें। अगर आप भी वही काम करेंगे। भाटी जी, ऐसे नहीं होता ना, ये स्टाइल ऐसा ही होता है, नहीं होता है भाटी जी। चलो ऐसे ही करो, कुछ नया लेकर आइए, बचाव करो। चलो भाटी जी, कुछ नया लेकर आइए, ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है। आप वो आपका सवाल लेकर मैं शरद जी के पास जाऊंगा। नहीं, वो आपका सवाल लेकर मैं शरद जी के पास जाऊंगा, लेकिन मैंने पूछा ना, नहीं, उस सवाल का जवाब शरद जी देंगे। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या अखिलेश यादव की जब सरकार थी तो सारे मंत्री और विधायक पाक साहब थे, किसी पर कोई मुकदमा केस नहीं था? इतने नहीं था जितने बीजेपी में, और हमारे किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ हत्या का मुकदमा नहीं था हमारे। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए आकाश जी, एक मिनट रुक जाइए आकाश जी, एक मिनट प्लीज लोकेश भाई। ये आकाश जी अर्थशास्त्री हैं, अपराध शास्त्री हैं। मैं ये बड़ा हर चीज में उंगली उठाते हैं। तो आप क्या हो? आप भाजपा शास्त्री हो, अर्थशास्त्री हो, अपराध शास्त्री हो, गलत है या बीजेपी की चमचागिरी करना? नहीं भाटी जी, वो हर मामलों के विशेषज्ञ हैं। जवाब दीजिए। ठीक है, आकाश जिंदल, एक मिनट सर, हो गया प्लीज। जॉब करो आकाश जी, गलत है। ये कोई किसी के व्यक्ति सगे यूपी नहीं है की नोट चाहता है तो वो गलत है, वो अपराधी हो गया। वाह, जनाब, ये बड़ी अच्छी बात पता चली मुझे। मेरा तो ज्ञान एक सवाल छोटा सा और, फिर शरद जी भाटी जी की बात का जवाब देंगे, फिर मैं लोकेश जी आपके पास आऊंगा। जब आपकी सरकार थी तब आप लोगों ने अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई क्यों नहीं की? तब बदन सिंह बद्दो पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों जब योगी सरकार आती है तब लगता है कि ये सब अवैध अतिक्रमण थे, अवैध कार्रवाई, गलत तरीके से प्रॉपर्टी सीज की हुई थी, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, जो मुकदमे आएंगे, जो थाने में मुकदमे लिखे जाएंगे, उन पर पुलिस भी कार्रवाई करेगी, फिर कोर्ट में जाएंगे, सजा भी होती थी। उस समय भी मुठभेड़ होती थी, उस समय भी अपराधी गिरफ्तार किए जाते थे। छोटी सी ये धारणा बनाना कि उस समय नहीं होती थी। 2022 में लखनऊ में अतीक अहमद की 34 करोड़ की संपत्ति कुर्क हुई। सितंबर 2022 में 16 करोड़ की संपत्ति कुर्क हुई। अगस्त 2020 में अतीक अहमद की 7 संपत्तियां जब्त होती हैं। अगस्त 2022 में कौशांबी की 24 करोड़ की संपत्ति कुर्क होती है। ये लंबी फहरिस्त है, बदन सिंह बद्दो की भी इतनी ही लंबी फहरिस्त है। मेरा सवाल यह था कि अगर यह सब कुछ अवैध था, पुलिस आप लोगों के पास थी, आप लोगों ने क्यों कार्रवाई नहीं की? पॉलिटिकल हित आपके थे जो सत्य थे। नहीं, पहली बात तो हमें ना अतीक अहमद से कुछ लेना, ना मुख्तार अंसारी से। मैंने 2-3 उदाहरण दिए। अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ जो भी पुलिस कार्रवाई कर रही है, कानून कर रहा है, करे। हमें आम आदमी से लेना देना है। आम आदमी को आप एक अच्छा वातावरण दें, अपराध मुक्त वातावरण दें। मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में पुलिस और प्रशासन आम आदमी का उत्पीड़न कर रहे हैं, इतना सब उसे सरकार का संरक्षण प्राप्त है। इतना सब कुछ अच्छा था आपकी सरकार में, नकल करते जब क्यों हार गए अखिलेश यादव? जब नकल की जा रही थी परीक्षा केंद्र पर, तब कॉपी लिखी जाती, पकड़ी गई बीजेपी विधायक के घर में। बहुत छोटा सा जवाब, सब कुछ अच्छा था, क्यों हार गए अखिलेश यादव? वो आप जैसे लोगों के दुष्प्रचार की वजह से हार गए। आप जैसे जो शरद जी 30 सेकंड इनकी बात का जवाब, फिर मैं लोकेश भाई आपके पास आऊंगा। शरद जी 1 मिनट, आकाश जी रुक जाइए प्लीज सर। राकेश जी, मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं आपको आंकड़े एनसीआर सर 2 मिनट तो नहीं है, 30 सेकंड। उत्तर प्रदेश में आप देखें कि आज से पहले, अब मैं अभी क्योंकि हाल में 2 दिन पहले जो सम्मेलन हुआ है बंबई में जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के साथ, मैं उसमें भी मुझे एक चीज याद आई कि साहब पहले जितनी पिक्चरें बनती थी उत्तर प्रदेश में वो सारी अपराध पे ही बनती थी। पान सिंह तोमर अपराध पे, आर्टिकल 15 अपराध पे,
बुलेट राजा अपराध में उत्तर प्रदेश में परसेप्शन भी यही था, मतलब असलियत भी यही थी और लोगों को लगता भी यही था। और जो अभी हमारे मित्र कह रहे हैं कि साहब उत्तर प्रदेश में जो है लोगों को पढ़ाई की जरूरत है, तो अभी हमारे दूसरे मित्र ने ये बात कही कि 40 लाख लोग उत्तर प्रदेश से बाहर नौकरी कर रहे हैं, ठीक तो है। वो तो हमारे अपने लोग हैं, वो तो वहां से वापस आ सकते हैं। ठीक है, चलिए शरद जी आपका जवाब हुआ। लोकेश जी आपकी बात, फिर मैं आकाश भाई आपके पास आऊंगा। आपने शिक्षा की बात की तो मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रख दूं कि अब यूपी में सरकारी जो प्राइमरी स्कूल है वो 1,13,500 है। इसमें से 40% प्राइमरी स्कूल्स में बिजली नहीं है, जहां पर पढ़ने के लिए बच्चों के पास कमरे भी नहीं है। दूसरी बात, जो सेकेंडरी स्कूल्स है, अभी हाल ही में देखा गया कि इतने फेक सेकेंडरी स्कूल जिनकी मान्यता भी नहीं है। यूजीसी ने एक लिस्ट जारी की है कि इस देश में 21 फर्जी यूनिवर्सिटीज है, उसमें सबसे ज्यादा दिल्ली में, उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो अगर मैं बात करता हूं शिक्षा की, आपकी बात सारी ठीक है, यूपी की इतनी चिंता, नहीं आप ही के पास हूं, आप ही के पास हूं सर, आप ही के पास हूं, अपनी बात रखिए। यूपी की इतनी चिंता, यूपी का इतना बड़ा रिसर्च, राहुल गांधी आते हैं 3 दिन में निकल जाते हैं, क्यों नहीं इन सभी जगहों पर गए? चिंता मत कीजिए। अब तो आप चाहते हैं राहुल गांधी जी भी आकर शिक्षा संस्था खोले यूपी में, और जो है हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी हैं वे जाए इन्वेस्टर समिट में। अरे जब आप शिक्षा नहीं देंगे, कौशल नहीं देंगे, आप ह्यूमन डेवलपमेंट में देखिए यूपी कितना पिछड़ा हुआ है। हर क्षेत्र के अंदर यूपी में पिछड़ावाद आ रहा है। आप केवल सड़कें और मॉल बनाएंगे तो वहां जाएगा कौन? मैं आता हूं लोकेश जी आता हूं, समय थोड़ा कम है, समय थोड़ा कम है। लोकेश भाई समय कम है, यूपी हर चीज में पिछड़ा है, यूपी में आपकी पार्टी भी बहुत ज्यादा पिछड़ी है सर। आकाश भाई आपकी बात 20 सेकंड में, फिर प्रेम जी आपके पास आऊंगा। सबसे पहले ठीक तो है, मेरा बहुत ज्ञानवर्धन हो गया कि जो आकाश जिंदल इकोनॉमी का डेटा देता है, यूपी की तरक्की की बात करता है, वो अपराधी है। इस ज्ञानवर्धन के लिए धन्यवाद। दूसरी बात, अब मैं पूछना चाहता हूं पूरी इज्जत के साथ, कितनी जगह है जहां पे डिजिटल रुपी है, 5G है, GST है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, कितनी जगह दुनिया में है? ठीक है, वो गिना दे मेरे मित्र। इसलिए मैं कह रहा हूं ठीक है, ये इस पर कभी और गिनती कर लेंगे। आकाश जी कभी और गिनती कर लेंगे। प्रेम जी आपकी आखिरी टिप्पणी सर। मैं कह रहा हूं कि अभी शरद जी कह रहे थे कि 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट यूपी में आया। 2021 में जनवरी में मुख्यमंत्री ने कहा था कि 1,88,000 करोड़ का निवेश आ चुका। ये निवेश घट गया क्या? निवेश के जो तरह तरह के आंकड़े, कोई विश्वसनीयता नहीं। अब तो 10 लाख करोड़ बोल रहे हैं कि आ रहे, इससे पहले 5 लाख करोड़ बोल रहे। एक भी अधिकृत आंकड़ा कोई उद्योग विभाग का, कोई जिम्मेदारी के साथ बोलने वाला नहीं है, केवल हेडलाइन सजाना। बताइए ना, 1,88,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 2021 में जनवरी में आ चुका था, और आज शरद जी कह रहे हैं कि 1 लाख करोड़ का निवेश आए, घट के। ठीक है प्रेम जी, वक्त इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इतना ही है।